आर्टिकल 370 के हियरिंग में किस एडवोकेट ने बेंच को ये बताया कि आर्टिकल 370 का रिमूवल एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था और इसमें सब लोगों का कंसल्टेशन मौजूद था। और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने किस बात पर कहा द किंग इज डेड। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 370 के फाइनल हियरिंग को आज 14th डे हो चुका है और इसे शुरू हुए लगभग 1 महीना। अब तक कोर्ट ने पिटिशनर्स की ओर से सारे आर्गुमेंट सुन लिए हैं और बेंच अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट सुन रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग द मैटर कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत। पिटिशनर्स की ओर से कई सीनियर एडवोकेट्स पेश हुए थे, जैसे कि कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह और दुष्यंत दावे। और वही दूसरी तरफ सेंटर की ओर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता मौजूद थे। पिछले वीडियो में हमने सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे और राकेश द्विवेदी के भी आर्गुमेंट सुने थे। वे आर्टिकल 370 के रिमूवल के फेवर में पेश हुए थे। अब तक के पिछले हियरिंग में सेंटर ने बेंच को ये बताया है कि वे जल्दी जम्मू और कश्मीर को एक स्टेट में रिस्टोर कर देंगे। हालांकि एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं फिक्स हुआ है, पर हर कोशिश जारी है। पिछले हियरिंग में समय बाकी होने की वजह से द्विवेदी ने अपने पॉइंट्स पेश किए और आर्टिकल 370 के रिमूवल के फेवर में बोला। उनका मानना था कि इस आर्टिकल को रिमूव करने के लिए सारे सही कदम उठाए गए हैं और तो और प्रेसिडेंट के पास बहुत ही पावर्स है। ही स्टेटेड, इफ 2 views are possible, then the one which sustains the exercise of power has to be preferred. President of India has a host of roles under the Indian Constitution and not all roles are same. 14th डे की स्टार्टिंग सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी से ही हुई। He was present on behalf of an intervener in support of abrogation. आज के आर्गुमेंट को स्टार्ट करते हुए उन्होंने बेंच को ये बताया कि सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 के लैप्स करने से ऐसा नहीं होगा कि कंस्टिट्यूएंट पावर भी लैप्स कर जाएगी। He said, yes, the proviso is a limitation so long as the Jammu and Kashmir Constituent Assembly is alive. Its death does not mean the death of the main power. उन्होंने इस आर्टिकल के रिकमेंडेशन वर्ड पर भी फोकस करके कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के असेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। He stated, recommendation under Article 373 means that the assent of the Constituent Assembly was not necessary to abrogate Article 370. उन्होंने ये भी कहा कि जिस पावर से अमेंडमेंट किया जा सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही पावर हो सकती है और कहा कि आर्टिकल 370 के तहत प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स रहती है। उन्होंने जस्टिस खन्ना द्वारा पिछले हियरिंग के वर्ड्स भी यूज किए, जिसमें जस्टिस खन्ना ने कहा ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वाज द पावर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। द्विवेदी फर्दर एडेड द फैक्ट दैट इट रेस्ट विद द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। It is certainly not like the ordinance making power. उनका एक मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी था कि ये डिसीजन एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था और इसमें पूरे पार्लियामेंट की कंसल्टेशन ली गई थी। He stated the whole parliament was taken into confidence during the abrogation, including Kashmir MPs. Since the Council of Ministers is responsible to the Parliament, it can always go to the Parliament. अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पिटिशनर्स के इस दावे को भी गलत ठहराया है कि एक्सेशन के बाद भी इंटरनल सॉवरेनिटी मौजूद थी। He stated, if you accept that some sovereignty remained after the signing of the instrument of accession, that is very potent. उन्होंने एक्सेशन के हिस्ट्री पर फोकस करते हुए कहा, What sovereignty are we talking about? Maharaja Hari Singh agreed to accession when he could no longer safeguard his territory and he was in a sinking ship. उन्होंने पेटिशनर्स के इस आर्ग्यूमेंट पे भी सवाल उठाया, जिससे वे ये दावा कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स बस महाराजा से आती है। He mocked and said, the source of legitimacy of the Jammu and Kashmir constitution is the Indian constitution, not the Maharaja of the state. उन्होंने ये भी बताया कि सेंटर ने अडेप्टेशन ऑर्डर को ऐसे अमेंड ही किया था कि एक्सेशन के बाद जम्मू और कश्मीर कम्प्लीटली यूनियन का पार्ट बन जाएगा। अपने लास्ट लेग ऑफ आर्ग्यूमेंट में उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितने पावर्स नहीं थे। He stated, it was bound by Article 1. Throughout it follows the dictate and respects the Constitution of India, and there is very little difference in it. It is not an independent power like the Constituent Assembly of India. अपने आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हुए द्विवेदी ने आश्चर्य व्यक्त किया। He stated, it is surprising that my friends on the right, wedded to democracy, are seeking permanence based on a crown which is long gone. The king is dead. Long live the king. कोर्ट की हियरिंग में समय बाकी होने की वजह से सीनियर एडवोकेट VV गिरी ने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए।
He appeared on behalf of an applicant in an interlocutory application, the All India Kashmiri Samaj. बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते वक्त किसी टाइप की सोवरेनिटी नहीं बची थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिटिशनर्स आर्टिकल 370 को क्यों वापस लाना चाहते हैं। He stated, why is there an argument to make Article 370 permanent? To confer any rights? Apparently not. Then what for? What is the entrenchment of right that petitioners are really concerned about? अपने आर्ग्यूमेंट में एडवोकेट गिरी ने ये भी कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन पावर्स उस कंस्टिट्यूएंसी के टर्म पीरियड से जुड़े हैं। He said, the recommendation power of the Constituent Assembly was intended to be coterminous with the life of the Constituent Assembly. आगे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 370 के रिमूवल और जम्मू और कश्मीर की पूरी तरह इंटीग्रेशन होने के बाद लॉ मेकिंग पावर्स यूनियन और स्टेट के पास रहती है। He stated, it cannot be contended that presidential power under Article 373 cannot be used. इस पर सीजीआई ने ये कहा कि वे इस मामले में अब सोमवार को हियरिंग सुनेंगे और इसी के साथ कोर्ट की हियरिंग का समय समाप्त हो गया। आर्टिकल 370 के फाइनल हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।